हेलो बच्चों, माय नेम इज़ मनमोहन and I am lecturer in Abhinav Academy on the post of chemistry lecturer, and today we are discussing about a topic of class 10th, that is chemical reaction and catalyst. ओके तो आज हम एक क्लास 10th के बारे में बात करने वाले हैं कि केमिकल रिएक्शन एंड कैटालिस्ट क्या होता है। प्यारे बच्चों, इस चीज़ को शुरू करने से पहले मैं आपके सामने 2-3 एग्जाम्पल्स नोट करवा रहा हूँ। देखिए, आप सभी ने देखा कि हमारे जो आसपास है ना, बहुत सारी चीज़ों में चेंज आता है कि नहीं आता है। जैसे हम सुबह उठते हैं, सपोज करो हम जैसे सुबह उठते हैं तो क्या होता है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट धीरे धीरे क्या हो रही है, बढ़ रही है, फिर दोपहर हो जाती है, सनलाइट काफ़ी हो जाती है, 4 बजे 5 बजे 6 बजे 7 बजे 8 बजे क्या होता है, जो सनलाइट है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाती है ना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है ना, कहीं ना कहीं बदलाव हो रहा है। इसी प्रकार से आप अपने डेली लाइफ के अंदर ना बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं जिसमें बदलाव होता है, कुछ बदलाव के नाम मैं लिख लेता हूं, देख लीजिए। कुछ बदलाव मेरे पास हैं, कुछ चेंजेस मेरे पास हैं, जैसे कि कुछ एग्जांपल्स लिख रहा हूं मैं आपके सामने। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल है कि मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर, ठीक है, इन समर, है ना। आयरन नेल गेट एक्सपोज्ड इन एयर, है ना। फूड इज कुक्ड, है ना। फोर्थ, वी रेस्पायर, है ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। फूड इज कुक आ गया है, ठीक है, फिर रेस्पायर आ गया है। ग्रेप्स कैन बी फर्मेंटेटेड, है ना। आप अगर इन चीजों के बारे में सोचेंगे तो क्या होगा। देखिए, आपको पता है कि मिल्क जो है ना, अगर आप उसको गर्मियों में छोड़ दीजिए रूम टेम्परेचर पे तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। अगर हम दूध को उबालेंगे नहीं, ठीक है, अगर हम दूध को अच्छे से फ्रीज नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, है ना। चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, दूध हमारा खराब हो रहा है, दूध खट्टा हो रहा है। आयरन नेल गेट एक्सपोज इन एन एयर, बड़ी अच्छी सी बात है। आप एक फ्रेश आयरन की कील को नेल को लीजिए और उसको ना एक ओपन एरिया में छोड़ आइए। आपको पता है ओपन एरिया में क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेजेंट होता है। एटमॉस्फेयर में क्या होता है, ह्यूमिडिटी होती है, ठीक है, वेपर्स प्रेजेंट होते हैं, एयर होती है, ठीक है, जो क्या करती है, उस आयरन नेल का ऑक्सीडेशन करती है ना। ऑक्सीडेशन के बारे में भी पढ़ेंगे बेटा हाई बास में, मतलब आयरन की नेल खराब हो जाती है। अभी हम चेंजेस के बारे में पढ़ रहे हैं, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। आपने देखा होगा कि आयरन की नेल के ऊपर ब्राउन रंग की कलर आ जाता है, ब्राउन रंग का कलर आ जाता है उसके ऊपर, है ना। फूड इज कुक, हमारे घरों में आटा पड़ा होता है, हम उसको पका रहे हैं, चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हमारा जो आटा है वो खाने के योग्य बन जाता है। अगर हम आपको सिंपल कहें कि भैया ये आटा पड़ा है, ये पानी पड़ा है, ये मिर्च पड़ी है, इसको खा ले और तू तेरा पेट भर जाएगा, ऐसा तो नहीं होता ना। हम क्या करते हैं, उस आटे को स्टेप बाय स्टेप मतलब करते हैं और वो कुक हो जाता है। और सबसे बड़ी बात, वी रेस्पायर, है ना। हम क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं, सांस ले रहे हैं ना, हम अंदर क्या करे जा रहे हैं, ऑक्सीजन लेके जा रहे हैं, बाहर क्या निकाल रहे हैं, CO2 को निकाल रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हम बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है। मतलब यहां पर भी चेंज हो रहा है कि भैया ऑक्सीजन को तुम इनहेल कर रहे हैं और CO2 को हम क्या कर रहे हैं, आउटसाइड ले रहे हैं। ग्रेप्स कैन बी फर्मेंटेटेड, एक शब्द मैंने लिखा है फर्मेंटेटेड, ठीक है, फर्मेंटेटेड। इस फर्मेंटेटेड का मतलब क्या होता है, इसको हिंदी में बोलते हैं किण्वन, है ना। अगर आपको पता लगे थोड़ा सा, किण्वन बोलते हैं, ठीक है। और इस किण्वन का मतलब क्या होता है, सिंपल सी लैंग्वेज में इसका मतलब ये होता है कि डीकंपोजिशन विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, नथिंग और कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन का मतलब ब्रेक होना, डीकंपोजिशन विद द
हेल्प ऑफ एंजाइम, है ना, एंजाइम की सहायता से क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन हो रहा है। ठीक है, तो आपने सभी में एक चीज देखी कि इनमें कहीं ना कहीं जो ओरिजिनल आइडेंटिटी थी उसमें बदलाव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप भी तो बड़े हो रहे हो ना, आप पहले छोटे से थे, आप बड़े हो रहे हो। आप कटिंग करवाने चले गए नाई के पास में, उसने आपकी कटिंग कर दी, कुछ दिनों के बाद में आपके बाल दोबारा से बढ़ जाते हैं, नाखून बढ़ जाते हैं, है ना। तो ये चीजें क्या होती हैं, ये हमारे पास में चेंजेस को दिखाती हैं। ठीक है, इसी चीज के ऊपर हमारे पास में आपका एक टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शंस। केमिकल रिएक्शन को समझने से पहले जो ये चेंजेस मैंने आपको लिखवाए हैं वो समझना पड़ेगा, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि चेंजेस क्या होते हैं, मतलब चेंज क्या होता है, चेंजेस, है ना। चेंजेस का मतलब ये मत समझ लेना कि भैया पैसों का आदान प्रदान हो रहा है, चेंज कर रहे हैं हम, नहीं। चेंजेस का मतलब कि कोई भी एक रिएक्शन चल रही है उसमें चेंज कितने प्रकार का होता है ना। तो हमारे पास में जो चेंज होता है ना वो दो प्रकार का होता है बेटा, एक होता है फिजिकल चेंज और एक होता है मेरे पास में केमिकल चेंज। ठीक है, आई बात सुन में, इसी टॉपिक के ऊपर आपका चैप्टर का नाम है। तो चेंजेस तो अभी आपने देखा क्या होता है, चेंज का मतलब क्या होता है, मतलब ओरिजिनल आइडेंटिटी में चेंज आना। इसको अगर मैं लिखूं तो क्या लिखा जाएगा, ओरिजिनल आइडेंटिटी। ठीक है, चेंज इन ओरिजिनल आइडेंटिटी, ऐसे लिखोगे आप, चेंज इन ओरिजिनल आइडेंटिटी। ठीक है, आई बात समझ में, ओरिजिनल आइडेंटिटी में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। आपने क्लास 6 में भी ये पढ़ा होगा फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज के बारे में। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज तो क्या लिखेंगे, दीज आर दोज चेंज इन विच प्रॉपर्टी, इन विच प्रॉपर्टी, कौन कौन से प्रॉपर्टीज, स्मेल, ठीक है, कलर, ठीक है, स्मेल आ गया, कलर आ गया, ठीक है, उसके बाद में मेल्टिंग पॉइंट आ गया, ठीक है, किसी भी चीज का मेल्ट होना, वॉल्यूम पॉइंट होना, किसी भी लिक्विड को उबालना, ये प्रॉपर्टीज कि दीज आर दोज चेंज इन विच प्रॉपर्टीज, ठीक है, ऑफ सब्सटेंस आर चेंज्ड। ठीक है, कि दीज आर दोज चेंज, ये हमारे पास में वो चेंज होते हैं, दीज आर दोज चेंज इन विच प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस आर चेंज, कि अगर हमारे पास में ये वाली जो प्रॉपर्टीज हैं अगर वो चेंज हो जाएं तो उस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। ठीक है, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझने का मेरा मतलब ये है कि चेंज ऑब्जर्व्ड इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, है ना, कि अगर फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है, चेंज ऑब्जर्व किया जाता है तो उस चेंज को हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज बोलते हैं। अब आपके दिमाग में आएगा सर ये फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, तो आपने सुना, आपने मैटर पढ़ा था क्लास 9th में, तो उसमें पढ़ा था सॉलिड, लिक्विड, गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस, है ना, ये हमारे पास में क्या होती है बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। देखिए, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल तो हमारे पास में ये है। एग्जाम्पल लेने से पहले मैं कुछ बातें इसके बारे में और बता देता हूं, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में आपको जो है वो थोड़ा सा बता देता हूं। देखिए, फिजिकल चेंज में सबसे बड़ी बात एक तो ये है कि नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड, है ना, हमारे पास में किसी भी प्रकार से कोई भी एक नया सब्सटेंस नहीं बनता है। पहली बात तो ये इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आ जाती हैं बातें कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिजिकल चेंज, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म। ठीक है, एग्जांपल लेते हैं, इसी के ऊपर एग्जांपल देखिए। आपको पता है वाटर है, ठीक है, वाटर मान लीजिए मेरे पास में सॉलिड की फॉर्म में पड़ा हुआ है।
आपको पता है वाटर का जब सॉलिड की फॉर्म में हो तो इसका मतलब आइस की फॉर्म में होगा। आइस को मैं क्या कर रहा हूं, मेल्ट कर रहा हूं, है ना, मेल्ट आएगा ना, मेल्ट कर रहा हूं, देखो मेल्टिंग पॉइंट लिखा है मैंने यहाँ पे, मेल्ट कर रहा हूं, तो ये क्या हो जाएगा, लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये आपको पता है सिंपल वाटर की फॉर्म होती है, सिंपल वाटर की फॉर्म जो आप समझते हो, पानी घरों में जो पीते हो, है ना। अब उसको मैं क्या करूं, दोबारा से मैं हीट करूंगा, इसको बोलते हैं बॉयल करना। क्या करना, बॉयल करना। बेटा आपको ये बात समझनी है, आपने 9th में भी पढ़ी है कि मेल्टिंग पॉइंट जो होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट, अभी इसकी डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, सिर्फ ये बता रहा हूं कि कोई भी हमारे पास में सॉलिड सब्सटेंस है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है ना। तो जिस टेम्परेचर पे दोनों पॉइंट एग्जिस्ट करें उसको मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं, वो बात की बातें हैं। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बॉइलिंग का मतलब क्या है, हमारे पास में कोई भी लिक्विड है उसको हम क्या करें, गैस की फॉर्म के अंदर चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, ये हमारे पास गैस बन जाएंगे और वेपर्स बन जाएंगे, ठीक है। जब आप बड़ी क्लासेज में जाओगे, जब आप 11th में जाओगे तो इनमें एक लिटिल बिट डिफरेंस होता है। आपको तो ये पढ़ाया जाएगा कि गैस और वेपर्स एक ही बात होती है, बट जब हम 11th में जाएंगे तो आपको एक इन दोनों में डिफरेंस बताएंगे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो आपको पता है वेपर्स की फॉर्म में चला जाएगा तो गैस का मतलब क्या है, वाटर वेपर्स बन जाएंगे, है ना। क्या बन जाएंगे, ये वाटर वेपर्स बन जाएंगे। अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसको दोबारा से ऐसे करना, रिवर्स करना शुरू कर दूं कि मेरे पास में पानी है, गैस की फॉर्म में पड़ा है, उसको कंडेंस कर दो, लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को दोबारा से क्या कर दो, सॉलिड की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इस प्रोसेस के दौरान किसी भी प्रकार से कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बना, जो वाटर था वो वाटर की फॉर्म के अंदर ही रह गया, चाहे वो सॉलिड है, चाहे वो लिक्विड है, चाहे वो गैस है ना। इसका दूसरा सबसे बड़ा एग्जांपल आपको, एक तो एग्जांपल ये वाटर वाला हो गया, दूसरा आपको एग्जांपल मैं बताता हूं आपको, मैग्नेटिज्म ऑफ आयरन, है ना, मैग्नेटिज्म ऑफ आयरन, आयरन को मैग्नेट बनाना। खेला होगा ना कई बार आपने कि एक आपके पास में आयरन की नेल है और एक आपके पास में छोटा सा मैग्नेट है, उस मैग्नेट को आयरन की नेल के पास लेकर के जाओ, क्या होता है, जैसे उसके पास लेके वो चिपक जाएगा, मतलब उसके ऊपर मैग्नेटिज्म अप्लाई हो जाएगा, मतलब मैग्नेटिक फील्ड उसके ऊपर आ जाएगा, है ना। जैसे हम क्या करेंगे, उस आयरन की नेल को हटाएंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड वापस से चला जाएगा, पास लेके दोबारा से आ जाएगा, हटाया तो चला जाएगा। इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक फील्ड बार बार आ रहा है, जा रहा है। इसका मतलब ये होता है कि किसी भी प्रकार से कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनता है। तो यही बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है कि फिजिकल चेंज में क्या होता है, कोई भी नया सब्सटेंस नहीं बनेगा, ठीक है। दूसरा जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहेगा वो ये रहता है, अभी तो इसके ऊपर आए नहीं, हम बात कर रहे हैं इसकी प्रीवियस पॉइंट की, ठीक है। देयर आर चेंज इन फिजिकल स्टेट, है ना, देयर आर चेंज इन फिजिकल स्टेट, ये लिखवाया था ना मैंने कि हमारे पास में चेंज ऑब्जर्व इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, लिक्विड से गैस बन रहा है ना। तो देयर आर चेंज इन फिजिकल, देयर आर चेंज इन फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी चेंज नहीं आएगा यहाँ पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज आएगा, ठीक है बेटा, ये आपको समझना है। थर्ड जो पॉइंट आता है, थर्ड पॉइंट जो आता है, दिस इज ए टेम्परेरी इफेक्ट, है ना, ये टेम्परेरी इफेक्ट है। मतलब किसी भी प्रकार से, हम टेम्परेरी का मतलब क्या है, आपने क्या किया, एक जुग्गी बना ली कहीं भी जा करके, अब वो जुग्गी क्या है, कभी भी खत्म करवा सकते हैं, टेम्परेरी तो नहीं, परमानेंट तो नहीं है ना, टेम्परेरी मतलब हम उसको कभी भी खत्म कर सकते हैं, है ना। सॉलिड को लिक्विड में चेंज किया, लिक्विड को गैस में चेंज किया, लिक्विड गैस को लिक्विड में किया, लिक्विड को सॉलिड में किया, तो ये क्या है, टेम्परेरी चेंजेस है, ठीक है। मतलब हम कभी भी किसी प्रकार से कोई भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर आई बात समझ में। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा इस पॉइंट के, इसी को हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। तो सिंपल सी लैंग्वेज का मतलब ये है कि फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर अगर कोई भी चेंज ऑब्जर्व होता है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फिजिकल चेंज के नाम से जानते हैं।
कि दीज आर दोज चेंज, ये वो चेंज होते हैं इन विच, जिसके अंदर प्रॉपर्टीज स्मेल, कलर, मेल्टिंग पॉइंट, वॉल्यूम पॉइंट ऑफ सब्सटेंस आर चेंज्ड। ठीक है, अगर ये प्रॉपर्टीज हमारे पास में चेंज हो जाती हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं फिजिकल चेंज। ओके, ठीक है। अब बात आती है केमिकल चेंज। ठीक है, तो केमिकल चेंज में क्या लिखा जाएगा, देखिए केमिकल चेंज में क्या लिखा जाएगा, दीज आर दोज चेंज which is observed with a formation of new substance, है ना। किसी भी चेंज के दौरान अगर नया सब्सटेंस बने ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। इतना याद रखना कि अगर हमारे पास में कोई भी किसी भी प्रकार से नया सब्सटेंस अगर बनता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं, है ना। अभी आपके पास में एग्जांपल्स थे तो आप उनको आइडेंटिफाई करना कि उनमें से कौन से फिजिकल चेंज हैं और कौन से केमिकल चेंज हैं। सबसे बड़ी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने छोटी क्लासेज में पढ़ा होगा, क्लास 8th में आपने पढ़ा होगा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में। आपने ये पढ़ा था कि इसको चलो प्रैक्टिकली दिखाता हूं मैं आपको करके। देखिए, सपोज करो कि मेरे पास में ना एक बीकर है और इस बीकर के अंदर क्या है, इस बीकर के अंदर मैंने ना एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट भर दिया, है ना। कॉपर सल्फेट देखा है ना आपने, बाजार में चले जाओ, नीला थोथा मांगा होगा आपने कभी, है ना, नीले रंग का होता है, हमारी लैब में पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री की लैब में। एक्वस का मतलब क्या है आपको पता है, नीले रंग का ये पाउडर होता है। इसको क्या करेंगे, पानी में मिला देंगे ना तो ये एक्वस सॉल्यूशन बन जाता है। एक्वस का मतलब वाटर सॉल्यूशन। हमने क्या किया, हमने इसके अंदर है ना आयरन की रोड डाल दी और आयरन की रोड का जो फॉर्मूला होता है वो Fe होता है। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, आफ्टर हाफ ओवर के बाद में आप क्या देखोगे, हम देखेंगे कि इसके अंदर एक केमिकल चेंज ऑब्जर्व होगा। हम ये बात देखेंगे, कैसे ऑब्जर्व होगा वो देखिए रिएक्शन के माध्यम से, कि मेरे पास में क्या है, देखिए आयरन सभी को पता है सॉलिड की फॉर्म में होता है। हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट एक्वस डाल दिया। ठीक है, इसी चीज के ही इसका मतलब निकलेगा बेटा, आयरन प्लस कॉपर सल्फेट। ठीक है, इज इक्वल टू बोलते हैं हमारी केमिस्ट्री की लैंग्वेज में तीर के निशान को। ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा फेरस सल्फेट एक्वस। इसको लिख लेते हैं यहां पे, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर सॉलिड, ये कॉपर बन जाएगा। ठीक है, देखो अब हुआ क्या कि जैसे ही हमने कॉपर सल्फेट के अंदर आयरन की रोड को डाला ना, तो आयरन ने क्या किया, इसके साथ रिएक्शन करनी शुरू कर दी। केमिकल रिएक्शन इसी का नाम है ना। सबसे पहले केमिकल चेंज आपको पता होना चाहिए, जहां पर केमिकल चेंज होता है वहीं पर केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जहां पर केमिकल चेंज नहीं होगा वहां पर केमिकल रिएक्शन नहीं होंगी। और केमिकल चेंज का मतलब ये होता है कि उसमें नया सब्सटेंस बनना चाहिए। तो देखा आपने कि हमारे पास में कॉपर सल्फेट था, ठीक है, आयरन था, हमने जब आयरन को कॉपर सल्फेट में ऐड करवाया तो मेरे पास में फेरस सल्फेट बना, नया सब्सटेंस बना कि नहीं बना। तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये जो रिएक्शन है वो केमिकल चेंज को ऑब्जर्व करती है कि नहीं करती है, बताइएगा।
ठीक है। देखिए अब थोड़ा सा ध्यान देना, अब इसकी कलर की बात कर लेते हैं। कलर की बात, कॉपर सल्फेट जो होता है ना वो हमारे पास में ब्लू कलर का होता है, मैंने ब्लू कैसे लिख दिया। फेरस सल्फेट जो होता है ना वो मेरे पास में ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है ना, याद रहे। और जो कॉपर डिपॉजिट होगा ना वो क्या होगा, ब्राउन कलर का हो जाएगा, ब्राउन कलर का। ये जो आयरन की नेल होगी ना, इस तरह से जो आयरन की नेल होती है इस तरह से, तो इस वाले पार्ट के ऊपर है ना कॉपर जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा, कॉपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। डिपॉजिट का मतलब ब्राउन कलर का पीपीटी जमा हो जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या देखा, इसी रिएक्शन में हमने ये पाया कि भैया हमारे पास में क्या हो रहा है, एक नया सब्सटेंस बन रहा है, इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शंस दिखाएगा, ये केमिकल चेंज दिखाता है, ठीक है। इसी चीज को हम क्या बोलते हैं, केमिकल चेंज बोलते हैं। तो दीज आर दोज चेंज, ये वो चेंज होते हैं जिनके अंदर नया सब्सटेंस बनता है, ठीक है। अब वही बात कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में पहला क्या आएगा, ठीक है, न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, उसका उल्टा लिखेंगे न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म, ठीक है। आई बात सुन में। दूसरी बात है केमिकल चेंज इज ऑब्जर्व्ड, ठीक है। केमिकल चेंज की बजाय केमिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे, है ना। केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड, केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज आर चेंज्ड। जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। देखा ना आपने कि अभी कॉपर सल्फेट लिया वो फेरस सल्फेट बन गया। और थर्ड पॉइंट जो है, दिस इज ए परमानेंट इफेक्ट, है ना, कि भैया हम किसी भी प्रकार से ना फेरस सल्फेट को कॉपर सल्फेट में चेंज नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको समझ नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं बेटा आपको। तो इसी लेक्चर में हमने आपको ये पढ़ाया कि चेंजेस क्या होता है ना, फिजिकल चेंज क्या होते हैं और केमिकल चेंज क्या होते हैं। इसी बेसिस के ऊपर हमारे पास में केमिकल रिएक्शंस आती हैं, जिसकी डिस्कशन हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। इसको आप पढ़िएगा इतने। ओके, थैंक यू।